एक आदमी अपने जीवन में कितने पेशे बदल सकता है, इसका सबसे रोचक उदाहरण है रामनंदन की कहानी। एक गुस्सैल कॉलेज स्टूडेंट से लेकर प्रदेश का मुखिया बनने तक का सफर। इस सफर में चुनौतियां तो बहुत थीं, पर जब उसका सामना अतीत के उस डरावने दौर से हुआ तो सब कुछ बदल गया। गेम चेंजर, एक ऐसी फिल्म जो सत्ता, संघर्ष और इंसानियत के कई रंग दिखाती है। तो आइए इस असाधारण कहानी की परतें खोलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सत्यमूर्ति की नींद एक डरावने सपने ने तोड़ दी तो वो गाना चालू कर फिर से सो गए, मगर फिर से वही हुआ। और साथ ही एक अनजान महिला और बच्चे का साया देखकर तो उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया। फौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मगर रास्ते में पड़ने वाला पुल टूट पड़ा और कई गाड़ियां उसमें समा गईं। मजबूरन सत्यमूर्ति को 4 कंधों पर ले जाना पड़ा। स्ट्रेचर पर लेटा नेता जनता से अपने महान कार्यों का बखान सुन रहा था, जैसे उसके राज में बना वो पुल जो अभी अभी टूट गया। बाप अभी ढंग से मरा भी नहीं था और गोद ली दोनों बेटों ने कुर्सी पर अपना दावा ठोकना चालू कर दिया। बड़ा बेटा और गृहमंत्री मुनिमानिक और छोटा बेटा मोपीदेव दोनों मुख्यमंत्री बनने के सपने देख ही रहे थे कि सत्यमूर्ति की सांसें फिर से चलने लगी और सपना टूट गया। सत्यमूर्ति अपने किए पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। इधर आंध्रा जाने वाली ट्रेन में कुछ गुंडे घुस आए। वे लोग किसी IAS को ढूंढ रहे थे, मगर वे इस बात से अनजान थे कि वो IAS पहले IPS था और वो भी एकदम ढाकड़ वाला। राम ने पुलिस में रहते हुए सारे गुंडों की नाक में दम कर रखा था। अब वहीं उसे कमजोर मानकर उठाने आए थे, पर ताकत वर्दी में नहीं बल्कि इस इंसान के खून में ही है। राम ने फिर से सभी को धो डाला और पकड़कर रेल की पटरी पर बांध दिया तो उनका आका खुद हेलीकॉप्टर लेकर छुड़ाने आया। ट्रेन बस आने ही वाली थी, पर राम की ट्रेन जा चुकी थी, इसलिए उसने उन्हें छोड़ने के बदले हेलीकॉप्टर ले जाने की शर्त रखी और फिर जाते जाते सभी को मरने से बचा लिया। राम एक खुशहाल परिवार से है। उसके परिवार वाले राम को अपने ही जिले के कलेक्टर के रूप में देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उसकी एक लड़की के चक्कर में अभी तक शादी न करने से थोड़े नाराज भी। इधर CM सत्यमूर्ति ने मीटिंग बुलाकर सारे पार्टी विधायकों और मंत्रियों को हिदायत दी कि आज से सारे गलत काम बंद। चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है, पर उसके दोनों दुष्ट बेटे उसके इस फैसले से परेशान हो गए। सत्यमूर्ति ने कहा, 1 साल में सब ठीक करो, नहीं तो मैं तुम सबका राजनीतिक और भौतिक दोनों जीवन बर्बाद कर दूंगा। ये है कलेक्टर ऑफिस में काम करने वाला सत्यम। पूरी फिल्म में आप इसे टेढ़ा चलते हुए देखेंगे। राम ने पदभार संभालते ही ताबड़तोड़ काम शुरू कर दिया। जिले के सभी अधिकारियों को बुलाकर उनसे विकास में बाधा बनने वाले लोगों की लिस्ट मंगवाई। उन्हीं बाधकों में से एक मोपीदेव का आदमी जो अवैध रेत खनन करता है। मापीदेव ने अपने बाप के कड़े रुख के चलते काम बंद करवा दिया। वो अपने निकम्मे भाई और सौतेले बाप को रास्ते से हटाकर खुद सी एम बनना चाहता था। उसने कहा, रात में खनन कर सकते हो। कलेक्टर के आदेश पर सब लोग आ गए थे। फिर राम ने उन्हें समझाना शुरू किया कि अगर तुम थोड़े गलत काम बंद कर दोगे तो भी तुम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे लाखों लोगों की जिंदगी सुधार जाएगी। पर वे लोग इसे गंभीरता से न लेते हुए हंसने लगे तो राम ने 2 बसें बुलवाई और सभी को उसमें भर के निकल पड़ा। पहला टारगेट था बासमती भीमा का चावल का गोडाउन एकदम व्यवस्थित लग रहा था और माल भी देखने पर अच्छा ही था, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि गोडाउन में चूहा पकड़ने का एक भी पिंजरा नहीं था और होंगे भी कैसे, क्योंकि कोई चूहा आता ही नहीं। अच्छे चावल के पीछे भीमा ने असली माल छिपा रखा था। गरीबों को मुफ्त में मिलने वाला चावल रसायन से चमकाकर महंगे दाम पर बेचा जा रहा था, जिसे चूहे भी खाना नहीं चाहते। इस करतूत ने भीमा को जेल और उसे स्वीकृति देने वाले अधिकारी को छुट्टी पर भेज दिया। अब बारी थी मॉल वाले की। इतनी बड़ी बिल्डिंग पर आग बुझाने वाली गाड़ी के जाने के लिए जगह नहीं। ये बिल्डिंग मोपीदेव की स्वीकृति से बनी थी, पर राम पर किसी का दबाव नहीं चलता। उसने आदेश दिया कि बिल्डिंग को उड़ा दो और साथ ही यह भी समझाया कि संविधान इसकी इजाजत देता है। अगले 1 मिनट में ही मॉल धराशायी हो गया और ऐसी ताबड़तोड़ कार्यवाही देखकर बचे हुए लोगों ने राम के हाथ जोड़ लिए और ईमानदारी से काम करने का आश्वासन दिया। राम एक दोस्त की शादी में आया होता है तो उसके दोस्त उससे शादी न करने का कारण पूछते हैं। तब वो बताता है, ये कॉलेज के दिनों की बात है। कुछ गुंडे टाइप लोग कॉलेज में ही गांजे की खेती कर रहे थे और राम ये सब कैसे सह सकता था। उसने उन्हें अच्छी तरह से मार मार के सबक सिखाया। उसका गुस्से के आगे सब बेकार था, पर यही गुस्सा कभी उल्टा पड़ जाता था। ऐसे ही उसने एक प्रोफेसर को मार मार के मुंह सुझा दिया। उसकी बेटी दीपिका ने बोला कि मारने से पहले जान तो ले ये वो व्यक्ति है भी कि नहीं। तब उसे पता चला कि ये वो प्रोफेसर नहीं है। राम ने बहुत माफी मांगी, पर दीपिका ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पर जब उसके दोस्तों ने बताया कि कैसे एक प्रोफेसर लड़कियों पर गंदी नजर रखता है और राम ने उसकी गलतफहमी में तुम्हारे पापा को मारा, तो दीपिका ने उसकी जमानत करवा दी और राम के मन को वो भा गई। फिर राम ने उस हवासी प्रोफेसर को मार मार के भूत बना दिया। दीपिका भी ये सब देख रही थी और वो जान गई थी कि राम उससे प्यार करने लगा है। पर कोई ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकता है जो हर वक्त गुस्से में किसी को मारता रहे। लेकिन राम जब भी अन्याय देखता उससे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। तब दीपिका ने उसे समझाया कि यदि कोई समस्या है तो उसे हल करना जरूरी है, न कि गुस्सा करना। राम ने उसकी बात मान ली और गुस्सा न करने का हर संभव प्रयास करने लगा। दीपिका भी खुश थी, लेकिन फिर एक दिन गुंडे उसे उल्टा सीधा बोलने लगे। दीपिका के सामने तो वो सब चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसके जाते ही राम ने उनको कूटना चालू कर दिया और तब पीछे देखा तो सारा प्लान चौपट हो गया। दीपिका ने उसे फिर समझाया कि अपने गुस्से को दिशा दो और ऐसा काम करो जहां अन्याय से लड़ सको, जैसे IAS। राम ने कहा, IPS क्यों नहीं? तो दीपिका ने कहा कि तब तुम ना जाने क्या करोगे। अगर IPS बने तो मुझे भूल ही जाना। राम ने UPSSC की परीक्षा दी, मगर कुछ अंकों की वजह से उसे IAS के बजाय IPS बनना पड़ा और दीपिका उसे छोड़कर चली गई। अब इतनी मेहनत करके IAS बना, पर पता नहीं वो कहाँ है। एक दोस्त को उसका पता मालूम था, पर ज्यादा पीने की वजह से वो टुन्न हो गया। इधर राम ने मोपीदेव के अवैध रेत खनन ठिकाने पर रेड मार दी। उसे सामने देख मोपीदेव के
आदमी ने अपने ट्रक दिखाकर उसे डराना चाहा, मगर पूरी रात ट्रक चालू रख डीजल फूंकने के बाद भी वो अंदर नहीं आया, बल्कि वो तो आराम कर रहा था। फिर सुबह जब मजदूर काम करने जाने लगे तब पता चला वे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और यही नहीं उसके अलावा भी 12 ठिकानों से 500 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गुंडा सीधे मोपीदेव के पास पहुंचा। उसने एसपी को बुलाया तो पता चला कि उन लोगों की जमानत अब 1 साल बाद ही होगी, तो मोपीदेव ने नए लोगों को काम पे लगाने कहा। इधर राम को दीपिका का पता मिल गया था, वो एक वृद्धाश्रम चलाती है। राम ने अपने असिस्टेंट को उसे बाहर बुलाने भेजा, पर दीपिका को उसका अंदर आना पसंद नहीं आया तो उसने मिलने से मना कर दिया। फिर जब राम जा ही रहा था तो वो बाहर आई। राम उससे मिला और दीपिका ने फिर से अंदर आने का आग्रह किया, मगर उसने फिर मना कर दिया। वो गुस्से में जाने लगी। इतने में दूसरे जिले का कलेक्टर वहाँ आ गया, क्योंकि एक जिले का कलेक्टर दूसरे जिले में नहीं जा सकता, ऐसा करने पे नौकरी भी जा सकती है। तभी राम ने बताया कि मैं आपके जिले में नहीं आया हूँ, ये रही आपके जिले की बॉर्डर और आप गलती से इस तरफ आ गए हैं। तो उसने माफी मांगी और चला गया। ये सब देख रही दीपिका को राम के अंदर न आने का कारण पता चल गया था और सब कुछ ठीक हो गया। इधर मोपीदेव आगामी चुनाव में जीत के लिए तिकड़म कर रहा था और रेत खनन के लिए नए मजदूर नहीं मिल रहे थे। उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने राम को मिलने बुलाया, पर राम ने आने से मना कर दिया, तो वो खुद ही झल्लाता हुआ अपने आदमियों को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। पर राम ने बात करने के बजाय उसे बाहर इंतजार करने का कहा और मोपीदेव मन महसूस कर बाहर इंतजार करने लगा। फिर उसे अकेला अंदर बुलाया। वो चाहता था कि राम उसके आदमियों को छोड़ दे, पर राम ने उससे लिखित में आदेश मांगा। इस पर वो भड़क गया और तू तड़ करने लगा, तो राम ने भी उसकी ही भाषा में जवाब दिया और उसे समझाया कि कलेक्टर कोई मामूली इंसान नहीं होता। एक कलेक्टर की क्या पावर होती है, और तो और राजनेताओं की ताकत भी हम ही लोग होते हैं, हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मोपीदेव आग बबूला होकर वापस जा रहा था। राम दीपिका से मिलने इस बार मुख्य सचिव से परमिशन लेकर आया, यानी अब वो वृद्धाश्रम के अंदर जा सकता था। दीपिका ने उसे सबसे मिलवाया, पर एक पार्वती नाम की महिला बड़ी ही अजीब थी। वो लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही थी। पहले के किसी सदमे की वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। राम ने बताया कि मुख्यमंत्री तो कल आने वाला है, तो उसने कहा मैं भी आऊंगी। मुख्यमंत्री उसी गुंडे को दूध डेयरी का चेयरमैन बना रहा था, तो भरी सभा में पार्वती देवी ने मुख्यमंत्री को ललकारा कि मैंने इतनी समस्याएं लिखी, तूने एक का समाधान नहीं किया और इस गुंडे को ये पद दे रहा है। मोपीदेव बोला हटाओ इस बुढ़िया को, पर सत्यमूर्ति ने उसे ऊपर बुलाया। ये वही महिला थी जो सपने में उसे डराती थी और वो भी उसे जानती थी। मोपीदेव ने उन्हें हटाना चाहा, पर सत्यमूर्ति ने रोक दिया। पार्वती देवी ने बताया कि कैसे ये आदमी दूध में मिलावट करता है, जिससे कई बच्चों की जान गई है, और राम ने भी मुख्यमंत्री को सारे सबूत दिखाए, पर मोपीदेव ने फाइल उसके हाथ से फेंक दी और उन्हें विपक्षी पार्टी का बताकर धक्का दे दिया। राम को गुस्सा आ गया और उसने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक मंत्री को मारने के जुर्म में उसे जेल होनी थी, पर मुख्यमंत्री ने उल्टा मोपीदेव से माफी मंगवाई। सत्यमूर्ति को अपने पुराने पाप याद आ रहे थे और एक बार फिर उसे दिल का दौरा पड़ गया। सत्यमूर्ति को हॉस्पिटल लाया गया। मोपीदेव माफी मंगवाने से बहुत नाराज था, तो सत्यमूर्ति ने मंत्री पर हाथ उठाने के अपराध में राम को सस्पेंड करवा दिया और साथ ही मोपीदेव से मंत्री पद भी छीन लिया। राम को अपने सस्पेंशन का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि अब सारे गलत काम फिर से शुरू हो जाएंगे, पर दीपिका ने उसे दिलासा दिया। उसे पहली बार राम का गुस्सा अच्छा लगा था। उन्होंने सस्पेंशन के समय को शादी करने का मौका बना लिया और इधर मोपीदेव अपना मंत्री पद वापस पाने सत्यमूर्ति से गुहार लगाने गया, पर जालिम बाप ने तो उसे पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था। मोपीदेव जितनी रोने धोने की एक्टिंग कर सकता था उसने सब कर डाली, मगर सत्यमूर्ति पिघल नहीं रहा था। मोपी किसी भी हाल में अगला मुख्यमंत्री बनना ही चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसने दोनों हाथ मिलाकर सत्यमूर्ति की छाती पर मारा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पार्टी निष्कासन पत्र को मोपीदेव खा गया और सबको बुलाकर घड़ियाल के आंसू दिखाने लगा। उसकी लाश पर ही दोनों भाई कुर्सी के लिए लड़ने लगे। फिर हॉस्पिटल में विधायकों की जमात बुलाई गई और जोर आजमाइश शुरू हो गई, पर मनुमानिक को जब पता चला कि पापा को टपकाया गया है तो डर के मारे उसने मोपीदेव को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया। पिता के अंतिम संस्कार की घोषणा से पहले उसने राम के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। दुल्हन बनी दीपिका राम का इंतजार कर रही थी, मगर दुल्हे राम को आधे रास्ते से ही पुलिस ने मंत्री को थप्पड़ मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और ले जाने लगी। वहाँ मोपीदेव के गुंडों ने दंगे शुरू कर दिए थे। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़। एक तरफ मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार की तैयारी, दूसरी तरफ राम के अंतिम संस्कार की प्लानिंग। इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी पहना दी और बस एक बकरियों के बाड़े में ले जाकर रोक दी और राम को उतारकर बस से हथकड़ी बांध दी। सारे पुलिस वाले दूर हट गए। उसे समझ आ गया कि अब क्या होगा। फिर एक एक कर गुंडे उस पर हमला करने लगे, मगर बंधा होने के बावजूद राम उन पर भारी पड़ रहा था। वे लोग धारदार हथियारों से हमला कर रहे थे। इधर मोपीदेव दाह संस्कार के बहाने सिंपैथी पाने के लिए टकला हो रहा था और राम अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। उन्होंने बस में आग लगा दी। तभी मुख्यमंत्री के पीए ने बताया कि सर ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में सत्यमूर्ति कहता है, मैं आखिरी 1 साल अच्छा काम करना चाहता था पर कर नहीं पाया, इसलिए मैं कलेक्टर राम को अगला मुख्यमंत्री घोषित करता हूँ और वही मेरा अंतिम संस्कार भी करेगा। ये सुनते ही टकले के सर पे सांप लौट गया और जो इंस्पेक्टर राम को मरवाने लाया था, खबर मिलते ही उसने राम को बचाया। दल बल के साथ तुरंत एक हेलीकॉप्टर उसे लाने भेजा गया और श्मशान लाया गया। फिर राम ने चिता को अग्नि दी। मोपी का बड़ा भाई उसका मजाक उड़ा रहा था। अब कहानी भूतकाल में जाती है, जहाँ एक पहाड़ को लोहा निकालने खोदा जा रहा है और इसके विरोध में आंदोलनकारी अपन्ना और उनके लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोहा निकालने वाली कंपनी के मालिक ने अपन्ना को बुलाया तो एक प्लेट में अनार के दाने दिए, पर फिर दाने प्लेट से उड़ेल दिए और कहा अब खाओ। वो बताना चाह रहा था कि ये बर्तन भी लोहे का है, इसके बिना कैसे चलेगा। तब राम ने टेबल से अनार के दाने उठाकर खा लिए और प्लेट उसकी तरफ फेंकते हुए कहा इसे खा लो अब। तो वो भड़क गया। लंबे आंदोलन
आंदोलन के बाद सरकार ने वहाँ लोहा खनन पर रोक लगा दी। ये अपन्ना की बड़ी जीत थी। अपन्ना के घर फरियादियों की भीड़ लगी रहती। पत्नी पार्वती भी लोगों की मदद किया करती। अपन्ना का साथी मुकुंद कुछ लोगों को लेकर आया। वो चाहता था कि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी बनाएं, पर अपन्ना जानता था कि राजनीति कितनी गंदी चीज है। तो उसकी पत्नी ने समझाया, सरकार से इतनी गुहार लगाई, आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मुख्यमंत्री होते तो जरूर कुछ करते। और लोगों ने भी समझाया कि राजनीति करना सही है, पर राम ने बताया पैसों के लिए राजनीतिक लोग कुछ भी करते हैं। तो मुकुंद ने भरोसा दिया कि हम बिना पैसों के राजनीति करेंगे, और अपन्ना मान गया। पार्टी तो बना ली, पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। अपन्ना मीडिया वालों को यह तक नहीं समझा पा रहा था कि पार्टी का उद्देश्य और इसकी विशेषता क्या है, और इसकी वजह थी उसका हकलाना। और ऐसे मौके पर तो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे। पत्नी पार्वती ने उसके हकलाने की समस्या को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की। अपन्ना भी बोलने का प्रयास करने लगा, पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अभ्यास करता रहा। कभी कभी अच्छा बोल लेता, पर इतने लोगों के सामने वो अटक जाता। आखिर नेता की मुख्य विशेषता ही उसकी वाणी होती है। वो अपने भाषणों से जनता का दिल जीत लेता है। अपन्ना ने सुझाव दिया कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो बात को अच्छे से रख पाए। लोगों तक बात पहुंचना जरूरी है, चाहे किसी के भी मुंह से निकले। तब सभा द्वारा एक सत्यमूर्ति नाम का आदमी लाया गया, जो बोलने में एकदम फायर था। उसने जब पहला भाषण दिया, तभी सभी को विश्वास हो गया कि ये पक्का नेता है। वो जब बोलता तो आग लगा देता। लोग उसके भाषणों पर खूब तालियां बजाते। अपन्ना भी खुश था, पर मुकुंद को चिंता थी कि कहीं लोग इसे ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार न मान ले। तो अपन्ना ने खुद ही उसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर इस चिंता को भी खत्म कर दिया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मुकुंद और सत्यमूर्ति ने मतदाताओं को बांटने के लिए पैसे मांगे। उनका कहना था बिना पैसों के चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अपन्ना को विश्वास नहीं हुआ कि राजनीति इतनी जल्दी उन्हें खोखला कर देगी। उन्हें पैसों का ऑफर भी मिल चुका था, वो भी उसी लोहा कंपनी से जिसके खिलाफ कभी आंदोलन किया था। अपन्ना का दिल भर आया और उसने पार्टी रद्द करने की बात कह दी। लेकिन फिर भी मुकुंद और सत्यमूर्ति कंपनी ऑफिस चले गए और पैसे देखकर दोनों की नीयत बिगड़ गई। उनके पैसे लेने की खबर अपन्ना को पता चली तो उसने पार्टी रद्द करने मीडिया को बुलाने कहा, और ये बात मुकुंद और सत्यमूर्ति को पता चल गई। अगर पार्टी ही खत्म हो गई तो न पैसे मिलेंगे न सत्ता। उन्होंने अपन्ना को पहुंचने से पहले ही ठिकाने लगाने लोग भेज दिए। एक्सीडेंट के बाद अपन्ना अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर भागा और एक जगह उन दोनों को छोड़कर खुद गुंडों के सामने आ गया। पहले तो अपन्ना ने उन गुंडों को पटक पटक के मारा, लेकिन लड़ाई के वक्त एक ने साइड से उसके पेट में सब्बल घुसा दी और दूसरे ने दराते से वार किया, जो अपन्ना ने अपने हाथ से रोका। इतना घायल होने के बाद भी उसने दोनों को ठोका और वहाँ से भागा। वापस गया तो पत्नी और बच्चा वहाँ नहीं थे। वो उन्हें ढूंढता हुआ एक टेलीफोन बूथ पर आ गया। अपन्ना ने पुलिस को कॉल कर सब बताना चाहा, मगर हकलाने की बीमारी ने यहाँ भी उसे हरा दिया। फिर उसने अपने आदमी को कॉल किया और उसे मुश्किल से बताया मैं यहाँ पर हूँ। पर यह बात सत्यमूर्ति ने सुन ली और वो मुकुंद को लेकर वहाँ पहुँच गया। पहले तो अपन्ना को लगा वे उसे बचाने आए हैं, लेकिन सत्यमूर्ति ने खुद ही अपने इरादे उजागर कर दिए। मुकुंद ने भी बताया हमें अनाज और प्लेट दोनों चाहिए। सत्यमूर्ति को तो पद की लालसा थी ही। अपन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की कि इस पार्टी को खत्म कर देते हैं और फिर से लोगों के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन सत्यमूर्ति ने उसे चाकू घोंप दिया और ऐसा करते पत्नी पार्वती ने देख लिया, मगर कुछ कर ना सकी। सत्यमूर्ति वार करता रहा और पार्वती बच्चे को लिए वहाँ से निकल गई। सत्यमूर्ति ने मुकुंद से पूछा किसी ने देखा तो नहीं, पर मुकुंद जैसे लालची और पलट्टू इंसान से बड़ा कोई और क्या गवाह होगा। परिणाम स्वरूप मुकुंद को भी मरना पड़ा। सत्यमूर्ति का पीए बन चुका सभा ने ये सब बात राम को बताई। वो बहुत दुखी हुआ कि अपने बाप के कातिल का ही अंतिम संस्कार करवा दिया मुझसे, और वही उसकी माँ पार्वती अभी भी सदमे से उभर नहीं पाई। पहली बार जब राम ने उन्हें माँ कहा तो उनके भाव जागे, लगा जैसे अब सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सत्यमूर्ति की इच्छा अनुसार राम को अगला मुख्यमंत्री घोषित करने सभा बुलाई गई, पर मोपीदेव ने सवाल उठाया कि ये IAS रहते मुख्यमंत्री नहीं बन सकता और नौकरी से इस्तीफा तब मंजूर होगा जब मैं इसके खिलाफ की गई FIR वापस लूंगा। मोपीदेव कहने लगा कि मैंने इतने सालों से पार्टी के लिए काम किया और ये अचानक हेलीकॉप्टर से आके कुर्सी पे बैठ जाएगा, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तो राम ने कहा मैं नेता बनने नहीं आया था, वो मोपीदेव को ही बना दीजिए, मैं कलेक्टर ही ठीक हूँ। ये कहने के बाद भी मोपीदेव ने शिकायत वापस नहीं ली। राम को खाली हाथ जाना पड़ा। मोपीदेव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और सारे चोर डाकू रोकड़ा लेकर बधाई देने आने लगे, जिसके ज्यादा नोट अगली सरकार में उसे उतना बड़ा पद। वहीं दूसरी तरफ देश भर के सिविल सेवा अधिकारी राम के समर्थन में आ गए थे और एक विशेष नियम के तहत राम का सस्पेंशन हटा दिया गया। इधर मोपीदेव उसके ट्रांसफर का आदेश निकाल ही रहा था कि खबर आ गई कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, जो कि पहले 5 महीने बाद होने वाले थे, अब सिर्फ 2 महीने बाद होंगे। और दुनिया हिला देने वाली बात यह कि राम को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया था। उसने हेलीकॉप्टर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में लैंड किया और सामने बैठकर मोपीदेव को अच्छे से समझाया कि अभी से तुम्हारी सारी पावर खत्म है, अब सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में है। आज तक 5 साल से लेके 1 दिन तक के मुख्यमंत्री बने हैं, पर 1 घंटे का मुख्यमंत्री पहली बार देख रहा हूँ। जाते जाते मोपीदेव ने उसे कहा तू क्या ही कर लेगा, चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। इधर सभा और दीपिका ने अपन्ना को न्याय दिलाने फिर से एक नई पार्टी की शुरुआत की जो चुनाव में हिस्सा लेगी। राम ने सही से चुनाव कराने राज्य के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को ही पद से हटा के दूसरी जगह भेजा। फिर ऐसे सभी अफसरों को हटा दिया जिनके रहते फेयर चुनाव संभव नहीं था और उनकी जगह नए लोगों को रखा गया। मोपीदेव और मनुमानिक ने प्रचार शुरू कर दिया। वही अपन्ना की पार्टी ने भी प्रचार करना चालू कर दिया। जनता को भरोसा दिलाने उन्होंने अपने वादे स्टैंप पेपर पर लिख कर दिए। वहीं राम भी लोगों को समझा रहा था कि पैसे लेकर वोट देना गलत बात है, पर लोग समझ ही नहीं रहे थे। तब राम ने एक तरकीब निकाली। उसने लोगों से कहा कि इस बार 1000 के बदले 20,000 रुपये लेना और तब भी वोट सही इंसान को ही देना। मोपीदेव के पास 4 चुनाव का बजट था जो कि अब एक ही चुनाव में खत्म हो जाएगा। मुनिमानिक ने सलाह दी कि लगा दे, सत्ता मिलने के बाद सारा वसूल लेंगे। नोटों से भरे ट्रक भेजे जा रहे थे और राम पता होने पर भी उन्हें जाने दे रहा था। फिर लोगों को मुंह मांगा पैसा बांटा जाने लगा और मोपीदेव का खजाना खाली होने लगा। वो प्रचार के लिए सरकारी हवाई जहाज का
का उपयोग कर रहा था। राम ने बताया, तुम अब ये नहीं कर सकते, तुम्हें 25 लाख का हर्जाना भरना होगा। तो मोपीदेव ने खुशी खुशी भर दिया, पर ये तो बस शुरुआत थी। राम ने उसे गाड़ी में बैठने से भी रोक दिया, क्योंकि हर उम्मीदवार प्रचार पर सिर्फ 40 लाख रुपए खर्च कर सकता था, जिसमें से 25 लाख वो पहले ही खर्च कर चुका है। अब मोपीदेव को पैदल ही राज्य की गलियां नापना पड़ रहा था। उसने तय किया, पोलिंग के दिन मैं राम को दौड़ाऊंगा। पैसों से भरे ट्रक अभी भी जा रहे थे, पर इस बार राम ने ट्रक रोक लिया। उसमें करोड़ों रुपए रखे हुए थे। ट्रक में बैठे आदमी ने बताया कि ये मनुमानिक का ट्रक है, और यही सबूत के आधार पर मनुमानिक के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया। मोपीदेव इस कार्रवाई से बहुत गुस्से में था। राम ने उसे हर तरफ से बांध दिया। फिर वोटिंग के दिन एक बूथ पर धमाका हुआ, जिसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई, पर यह चिंता की बात थी। मोपीदेव इससे खुश था। उसने राम को बताया कि राज्य में लाखों मतदान केंद्र हैं, और उनमें से 7 जगहों पर मैंने बम लगाए हैं। राम को उसका मुंह तोड़ने का मन हुआ, पर उसने धमकी दी कि अगर मेरे आदमियों को फर्जी वोटिंग करने से रोका गया तो और धमाके होंगे। और उसके कहे अनुसार हुआ भी। उसके आदमी फर्जी वोटिंग करने लगे। वे लोग वोट डालने के बाद वापस जाते और एक केमिकल से स्याही मिटा देते, फिर वापस वोट डालते, और राम सूचना होने पर भी रोक नहीं पा रहा था। पहला चरण बिना किसी हिंसा के समाप्त हुआ। फिर जब मोपी राम से मिला तो उसने अपनी करतूत पर अट्टहास किया और बताया कि मैंने एक भी जगह बम नहीं रखा था, पर राम उसका बाप था। राम ने कहा, तूने नहीं रखा, पर मैंने रखा तेरी कुर्सी के नीचे। दरअसल फर्जी वोटर स्याही मिटाने जिस केमिकल का उपयोग कर रहे थे, उसमें मिलावट थी, जिसकी वजह से सभी की उंगली भजिए जैसी हो गई थी। और अब उन मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग भी होगी, यानी मोपी फिर हार गया। इधर राम और दीपिका भाई की शादी की तैयारियों में लगे थे। वहीं मोपी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं। फिर उसने अपन्ना की पार्टी का विज्ञापन देखा तो उसने राम की शिकायत कर दी कि ये चुनाव अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाप की पार्टी भी चुनाव में हिस्सा ले रही है। इसने पक्षपात किया है, ये रहे इसके असली माँ बाप। पर राम ने कहा कि कानूनी तौर पे ये मेरे माँ बाप नहीं है। तो मोपीदेव ने कहा, कानूनी गैर कानूनी मत कर, यही तेरे माँ बाप है। और तो और राम का चेहरा भी अपन्ना से मिलता है। राम ने कहा, वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो मोपीदेव ने बताया, तेरी माँ तो जिंदा है ना। फिर पार्वती को वहाँ लाया गया और उन्होंने कह दिया कि ये मेरा बेटा है। पर राम को मजबूरन कहना पड़ा कि इनकी दिमागी हालत ऐसी नहीं कि बात मानी जाए। अब सिर्फ डीएनए टेस्ट से ही साबित हो सकता था। तब तक पार्वती को सरकारी देखरेख में रखा जाएगा। रात को अचानक राम के पास फोन आया कि पार्वती कहीं गायब हो गई है। तो वो तुरंत वहां पहुंचा। उनकी फोन की हिस्ट्री देखी तो पता चला अपने बेटे को डीएनए टेस्ट से बचाने वो एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री में चली गई। राम जब उस फैक्ट्री में गया तो उसने देखा उसकी माँ की चप्पल वहीं रखी है और पैरों के निशान एसिड से भरी टंकी तक गए हैं। मतलब साफ था, पार्वती ने अपनी हड्डियां तक गला दी। अब राम रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कोई सबूत न मिलने के कारण राम को अपने पद पर रहने दिया गया और उसके नेतृत्व में बाकी के चुनावी चरण भी अच्छे से निपट गए। मीडिया के अनुसार सभा की पार्टी सरकार बना रही थी। मोपीदेव ये सब देखकर ज्वालामुखी बना हुआ था। उसने तय किया मतगणना के दिन एक साथ कई काउंटिंग सेंटर पर हमला करेंगे, जिससे चुनाव रद्द हो जाएंगे। और राम ये बात जानता था, इसलिए चुनाव के वक्त जिन गुंडों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया गया। उनकी लोकेशन ट्रेस करने पर पता चल गया कि कौन कौन से सेंटर पर हमला होगा। तब राम ने दिमाग चलाया और वहां से सारी ईवीएम एक जगह बुलवा ली, वो भी ड्रोन के जरिए, और नीचे खड़े गुंडे देखते रह गए। सारी मशीनें एक जगह आ गई थीं और मतगणना की पूरी तैयारी हो गई थी। इधर मोपीदेव ने भी गुंडों की पूरी सेना भेज दी थी मोर्चे पे। इतने गुंडों के सामने केंद्र पर सिर्फ 60 पुलिस वाले थे, पर राम ने उन्हें भी वहां से हटा दिया, क्योंकि उसने कुछ बड़ा प्लान किया था। गुंडे दीवार फांद कर अंदर घुस गए और तभी राम की तरफ से लोग जेसीबी मशीनें लेकर सामने आ गए। उन्होंने मशीन से गुंडों को खदेड़ना चालू कर दिया। कुछ को उठाकर फेंका और कुछ की नीचे दब के चटनी बन गई। थोड़ी बहुत हानि इस तरफ भी हुई, लेकिन आखिरकार सारे गुंडों को मारकर ट्रकों में भर दिया गया। पूरा मैदान खाली हो गया। पर फिर हुई मोपीदेव की एंट्री। वो अपने कुछ लोगों को लेकर आया था। वो गाड़ी से उतर के जेसीबी में बैठ गया और बढ़ा दी केंद्र की तरफ और दीवार तोड़ के अंदर घुस गया। पर ईवीएम तोड़ पाता उससे पहले राम ने अपनी जेसीबी से उसे रोक दिया। फिर वो नीचे उतरा और हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर राम उसकी हर कोशिश नाकाम कर रहा था। तो मोपीदेव ने पहले उसे ठिकाने लगाना शुरू किया। राम ने भी जवाब दिया, मगर मोपी आज सारा हिसाब चुकता करने ही आया था। उसने राम को मार मार के अचेत कर दिया और जब उस पर अंतिम वार करने ही वाला था कि राम ने रोक दिया और पूरे जोश के साथ उसे दूर दीवार में ठोक दिया। फिर मार मार कर भूत बना दिया, मगर जान से नहीं मार पाया, क्योंकि कभी किसी से गुस्सा न करने का वादा जो किया था। चुनाव में जीत के सभा की पार्टी 150 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही थी। वहीं राम नौकरी से इस्तीफा दे चुका था, क्योंकि अगला मुख्यमंत्री वही बनेगा। राम अपने पिता का सपना उन्हीं की राह पर चलकर पूरा करना चाहता था।